रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने उन्हें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिए। उन्हें कैसे रिजल्ट्स मिले, चलिए हम उन्हें आपको फिर से याद दिलाते हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉइल से सीधे पास होते हुए डिटेक्टर से टकरा गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे। और आखिर में वो चौंक गए जब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड भी हुए। अब ये कैसे पॉसिबल था? इन 3 ऑब्जर्वेशंस ने रदरफोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्लम पुडिंग मॉडल पूरी तरह सही नहीं है। चलिए इन्फरेंसेस को पहले समझने के लिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉटन से बनी हुई बॉल है। बॉल में जो कॉटन है वो बहुत ही कम मात्रा में है और उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटा सर्कल या स्फीयर स्थित है। यह स्फीयर काफी हार्ड है, इतना हार्ड कि ये एक बुलेट शॉट भी रेजिस्ट कर सकता है। अब क्या होगा अगर आप बहुत सारे बुलेट्स इस कॉटन बॉल के आर पार मारें तो? इनमें से काफी सीधे कॉटन के सर्फेस के आर पार ट्रैवल करेंगे। क्या होगा अगर एक बुलेट इस सेंट्रल हेवी मास के एज को हिट करे तो? इस केस में बुलेट अपनी पाथ थोड़ी सी बदल लेगी और डिविएट हो जाएगी। तो सेंट्रल मास के साइज को देखते हुए यह जाहिर है कि सिर्फ कुछ बुलेट्स डिविएट होंगी। अंत में क्या होगा अगर एक बुलेट सेंटर को डायरेक्टली हिट करे तो? यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह वापस बाउंस होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल डेंस मास बहुत हार्ड है एक बुलेट को उसके आर पार होने के लिए, इसलिए बहुत कम बुलेट्स वापस बाउंस होंगी। ये जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा था उसके समान है। उनका पहला कंक्लूजन ये था कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली होती है। ये इसलिए क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एटम के आर पार आसानी से पास हो पा रहे थे और डिटेक्टर को स्ट्रेट हिट कर रहे थे। अब अगर ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्थित है? खैर ये दूसरा कंक्लूजन है। पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी एंटिटी में कॉम्पैक्ट रूप से पैक होता है। ये एटम के अंदर एक बहुत ही छोटी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? चलिए हमारे कॉटन बॉल और बुलेट एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। क्या आपको दूसरा और तीसरा केस याद आ रहा है? जी हां, बुलेट एज पर एक छोटे से स्फीयर को हिट करने के बाद डिविएट होती है और वो रिबाउंड होगी जब वो सेंटर को हिट करेगी। सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी सही है। थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स डिविएट होते हैं, इसका मतलब कि यहां पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव सेंटर के एज को हिट करे। हां, और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि वो डिविएट होते हैं क्योंकि पॉजिटिव सेंटर अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करता है, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और एक बहुत कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हुए। इसका मतलब कि यहां पॉसिबिलिटी है कि इन अल्फा पार्टिकल्स ने पॉजिटिव सेंटर को डायरेक्टली हिट किया होगा। लेकिन क्योंकि इन रिबाउंडिंग पार्टिकल्स की मात्रा बहुत छोटी है, ये एक्सप्लेन करता है कि पॉजिटिव सेंटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो बहुत ही छोटी है। अगर स्पेस जो ऑक्यूपाई की गई है वो बड़ी होती तो बाउंस करने वाले अल्फा पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होती। तो मान लेते हैं कि ये फॉइल में गोल्ड पार्टिकल्स हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर रेज एटम्स के आर पार पास होती हैं। कुछ रेज अपना पाथ बदल देती हैं और डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अंत में बहुत कम पार्टिकल्स वापस बाउंस होते हैं। इन रिजल्ट्स के कारण रदरफोर्ड एक नए न्यूक्लियर मॉडल के साथ आए। चलिए उनके द्वारा आगे रखे गए हाइपोथेसिस को देखते हैं। पहला, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का लगभग पूरा मास न्यूक्लियस में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। तीसरा, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। लेकिन थियोरेटिकली इन हाइपोथेसिस में बहुत सारी खामियां थी। चलिए अगले वीडियो में रदरफोर्ड के हाइपोथेसिस के ड्रॉबैक्स को देखते हैं और हम दूसरे साइंटिस्ट नील्स बोर द्वारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन को अगले वीडियो में देखेंगे।